पंचम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है। आज उसका हम मतु प्रकरण प्रारंभ करेंगे। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा मत्वर्थे, है ना, मतौ छ सूक्त सामनो में आया कि मत्वर्थे छ प्रत्यय परश्च भवति, तसौ मत्वर्थे, है ना, वहाँ पर भी आया कि मत्वर्थ में जो तकारांत सकारांत शब्द उनकी पद संज्ञा होती है। तो मतुप अर्थ से आप सब परिचित हैं, मतुप शब्द से आप लोग परिचित हैं कि मतुप प्रत्यय होता है। किंतु मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है तो वो भी मालूम है। तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुप, कि वह इसका है अथवा वह इसमें है, यह क्या होता है, मतुप अर्थ कहलाता है। तो उस मतुप अर्थ में कई सारे प्रत्ययों का विधान किया गया है। सामान्य प्रत्यय तो मतुप है ही, किंतु तो मतुप प्रत्यय जो है वो उत्सर्ग रूप से होगा। आगे भी जो शब्द आएंगे, जो भी प्रातिपदिक आएंगे, उन प्रातिपदिकों से जो मतवर्थ में प्रत्यय विधान किए जाएंगे वो प्रत्यय भी होंगे, किंतु मतुप प्रत्यय सबसे होगा, मतुप प्रत्यय सबसे होगा। ठीक है ना, मतलब एक ही उत्सर्ग सूत्र के रूप में है। बहुत कम कहीं कहीं पर ऐसा है कि जिनसे हम मतुप प्रत्यय नहीं करेंगे, किंतु सामान्य रूप से मतुप प्रत्यय भी होता जाता है। जैसे आपने उधर देखा था कि त्वतल प्रत्यय सबसे हो रहे थे और उसके अपवाद भी चल रहे थे, ऐसे ही मतुप में भी होता है। इसका सबसे पहला सूत्र है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तत्प्रथमा का एक वचन, अस्य अस्ति क्रियापदम, अस्मिन एक वचन। अर्थ करेंगे सूत्र का, तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात्, अस्य इति षष्ठ्यर्थे, अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे मतुप प्रत्ययः परश्च भवति। तदिति प्रथमा समर्थात् अस्ति समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात्। अस्ति समानाधिकरण यानी जिस प्रातिपदिक से आपको प्रत्यय करना है वही अस्ति होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो अस्ति के साथ उसका समानाधिकरण नहीं हो जाता है। उदाहरण में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे अस्ति समानाधिकरण वाले प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्य षष्ठ्यर्थ में अथवा अस्मिन इस सप्तम्यर्थ में मतुप प्रत्यय होता है। उदाहरण है जैसे गावः अस्य सन्ति, तो सन्ति अस्ति यानी अस्तिस्तः सन्ति, आप तीनों लगा सकते हैं। तो अस्ति के साथ क्या है, गावः, तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक वही है और उसी का अस्ति के साथ समानाधिकरण है। तो इस प्रकार से अस्ति समानाधिकरण वाले गो प्रातिपदिक से गावः सन्ति अस्य, और यह आवश्यक नहीं कि सभी में दोनों अर्थ घटे, कहीं पर षष्ठ्यर्थ घटेगा और कहीं पर सप्तम्यर्थ घटेगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय होते हैं। तो गावः सन्ति अस्य इति गोमान, तो गो आगे जस, मतुप अंतर्वर्ती विभक्तियों का लोक इत्यादि करके गोमत आगे सु, उसके पश्चात अत्वसंत से चा धातु से आप दीर्घ करेंगे और फिर नुमागम करेंगे। नुमागम किससे होगा, उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुमागम कर लेंगे। तो गोमान स हल्ग्यादि लोप संयोगांत लोप करके गोमान, आगे गोमंतौ गोमंतः, तो गोमंतौ में दीर्घ क्यों नहीं हुआ, वो सु के परे रहते करता है। वो किसके परे रहते करता है, सु के परे रहते करता है, इस कारण से यहाँ पर नहीं होगा। तो गोमान। इसी प्रकार से वृक्षाः अस्मिन् सन्ति इति वृक्षवान पर्वतः, यहाँ पर सप्तम्यर्थ में हो गया, यहाँ पर षष्ठ्यर्थ संबंध नहीं लगेगा क्योंकि वृक्ष इसका है ऐसा पर्वत का वृक्ष नहीं होगा, पर्वत में वृक्ष होंगे। तो पर्वत है ना, तो वृक्षवान पर्वतः, प्लक्षवान पर्वतः, यवमान है ना, यवमत क्षेत्रम है ना, यवा सन्ति अस्मिन् क्षेत्रे इति यवमत क्षेत्रम। इसी प्रकार से आप धनवान, बुद्धिमान इत्यादि शब्द बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, शायद पहले आप लोगों को कभी प्रसंग में बताया कि नहीं बताया, मुझे स्मरण नहीं है, कि हमने जैसे मतलब गावः सन्ति अस्य, तो गौवें हैं इसकी, तो एक न एक तो गौ सभी के पास होती है। हर पर्वत पे एक दो वृक्ष तो मतलब सभी में होंगे। किंतु यदि मतुप प्रत्यय होता है बुद्धिमान, तो बुद्धि तो सभी की होती है, धन सभी के पास होता है। फिर धनवान, बुद्धिमान, गोमान, ये सब प्रयोग क्यों होते हैं। तो जो मतुप प्रत्यय होता है
आ चुका होगा शायद। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति शायने, आ तो सब कुछ चुका होता है, बता चुके हैं ना पहले। भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति शायने संसर्गेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुबादयः। भूम निंदा प्रशंसासु, है ना, या तो उस चीज की मतलब अधिकता है, बुद्धि सबके पास थोड़ी बहुत है, धन सबके पास थोड़ा बहुत है, किंतु धन यदि अधिक है, बुद्धि यदि अधिक है, बहुत गौवे हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो भूम अर्थ में होता है, ठीक है ना, यानी प्रशंसा अर्थ में, भूम यानी बहुत्व। फिर निंदा, ठीक है, जैसे दंतः संति अस्य, आगे भी आएगा आपका दंत उन्नत उरच, ठीक है, तो उसमें क्या कि दांत तो सभी के हैं, किंतु यदि मतलब ऊपर निकला हुआ है या कुछ विशेष इस प्रकार से, तो हम उसको कह देते हैं मतुप अर्थ में प्रत्यय कर देते हैं, तो कहीं पर वो निंदार्थ में हो जाता है। तो वही कोई चीज़ क्या होती है, निंदार्थ में हो जाती है। कहीं पर वही चीज़ रूपवान है, तो रूप तो सभी का है, कोई बिना रूप का तो कोई भी प्राणी नहीं है, किंतु प्राणी का कोई वस्तु नहीं है जिसका रूप ना हो, किंतु यदि हम कह देते हैं कि रूपवती कन्या, तो इसका मतलब कि उसका रूप जो है वो प्रशंसनीय है, तो या तो प्रशंसा अर्थ में होगा, या भूम अर्थ में होगा, अधिक अर्थ में होगा, या निंदा अर्थ में होगा, या फिर नित्य योगे, ठीक है, कि जैसे दंडी बनाया हमने, दंडा अस्यास्ति दंडी, तो डंडा कभी भी किसी ने ले लिया उसको हम दंडी नहीं बोलते हैं, अभी तो कहाँ देख रही हो सोना है, तो दंडी हम किसको बोलते हैं, जो हमेशा अपने पास दंड रखता है उसको क्या बोल देते हैं, दंडी है। तो ये नित्य योग हो गया। अतिशायन, बहुत अधिकता हो किसी चीज की। और फिर संसर्ग, संसर्ग का भी अर्थ हो गया कि मतलब उसके साथ उसका ज्यादा ही आसक्ति हो। और अस्थि विवक्षायाम, और ये सब चीजें या फिर है सबके पास, किंतु अस्थि की विवक्षा भी होनी चाहिए कि हम उस चीज को कहना चाहते हैं कि हाँ इसके पास ये है, तो या तो अस्थि की विवक्षा होगी, तभी ये मतुबादी जो प्रत्यय आगे होने वाले हैं वे प्रत्यय होते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो तदस्यास्ति स्मृति मतु, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। मतु प्रत्यय होगा तो अत्वसंतस्य चा धातु से दीर्घ होगा, नुम आगम होगा और बन जाएगा। यदि नपुंसक लिंग होगा तो दीर्घ भी नहीं होगा और नुमागम भी नहीं होगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, गावः सन्ति अस्य मित्रस्येति गोमत मित्रम, तो वहां पर न दीर्घ होगा और न ही नुम आगम होगा, तो बस गोमत हल आदि लोप होकर के गोमत बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, क्यों, किससे, उगित से नीप हो जाएगा, उगित होने से। तो ये सब जो शब्द हैं, क्योंकि ये तो आपके उस प्रकार से बन सकते हैं ना, किसी के भी विशेषण के रूप में हो सकते हैं, वो पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है। तो हर शब्द के तीनों लिंगों में क्या रूप बनेंगे, इस पर भी आप अपनी दृष्टि रखना। रसादिभ्यश्च, रसादिभ्य पंचमी का बहुवचन च अव्यय पदम, ठीक है। रस आदिर येषां ते रसादयः तेभ्यः रसादिभ्यः, अर्थ करेंगे सबके साथ वो लगता जाएगा, क्योंकि तदस्यास्त्यस्मिन्निति इतने की अनुवृत्ति 140 यानी पाद पर्यंत जाएगी, और मतुप की अनुवृत्ति रसादिभ्यश्च यानी अगले सूत्र तक जाएगी। बाकी आगे जहाँ जहाँ पर भी च अन्यत्र रस्याम इत्यादि कहते रहेंगे विशेष, वहाँ पर मतुप प्रत्यय भी होगा। तो अस्ति समानाधिकरणेभ्यः रसादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मतुप प्रत्ययः परश्च भवति अस्य षष्ठ्यर्थे अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे वा। तो अस्ति समानाधिकरण वाले प्रथमा समर्थ रसादि प्रातिपदिकों से क्या होता है, मतुप प्रत्यय होता है अस्य अस्मिन इस अर्थ में। तो उदाहरण बनेगा रसः अस्मिन अस्तीति रसवान, रूपम अस्य अस्तीति रूपवान। तो इस सूत्र को क्या आवश्यकता हुई, क्योंकि आगे अकारांत प्रातिपदिकों से इन्हीं प्रत्यय का विधान होने जा रहा है। तो ये रूप रस शब्द भी कैसे हैं, अकारांत हैं, तो इनसे हमें इन्हीं नहीं चाहिए, इनसे तो हमको नित्य मतुप ही चाहिए, इसलिए रूपवान रसवान इत्यादि उदाहरण बनेंगे। प्राणिस्था धातो लजन्यथ रस्याम, प्राणिस्थात पंचमी का एक वचन, आतः पंचमी का एक वचन, लच प्रथमा का एक वचन, अन्यथ रस्याम। प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थः,
तस्मात् प्राणिस्थात्। प्राणिस्थवाचिनः आकारान्तात् प्रातिपदिकात् लच् प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन तदस्यास्त्यस्मिन्निति इत्येतस्मिन् विषये। अब आपको तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतलब समझ में आ चुका है, तो अब आवश्यक नहीं कि आप हर जगह पूरा उतना ही करें, और यदि पूरा अर्थ लगाएंगे तो उसी प्रकार से लगाएंगे कि अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्राणिस्थात् आकारान्तात् प्रातिपदिकात्, और या फिर आप सीधे बस पूरा अर्थ करके तदस्यास्त्यस्मिन्निति विषये, तो उसमें षष्ठ्यर्थ भी आ जाएगा, सप्तम्यर्थ भी आ जाएगा, प्रथमा समर्थ भी आ जाएगा, अस्ति समानाधिकरण भी आ जाएगा। तो इस विषय में तो प्राणी में स्थित होना चाहिए। उदाहरण है जैसे चूड़ा और आकारांत होना चाहिए, तो चूड़ा अस्यास्तीति चूडालः। चूड़ा मने जूड़ा, चूड़ा मने जूड़ा, तो चूड़ा अर्थात मतलब अब जूड़ा तो थोड़ा बहुत सभी के होते हैं, किंतु यदि अच्छा जूड़ा बनता है किसी का, मोटे बाल है मोटे केश हैं, तो उसको क्या कह देंगे, चूडालः, है ना। और पक्ष में मतुप भी होगा, अन्य तरह से हम कहा गया है, तो चूड़ावान। इसी प्रकार से कर्णिका, कर्णिका माने क्या होता है, कुंडल, तो कर्णिका अस्यास्तीति कर्णिकालः और कर्णिका वान। जिह्वा अस्यास्तीति जिह्वालः जिह्वावान। जंघा अस्यास्तीति जंघालः जंघावान। तो जिसके ये सब हैं, जंघा जिह्वा सब आकारांत शब्द हैं, है ना। कुछ शब्दों से आगे प्रत्यय विधान किए जाएंगे तो उनमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है, क्यों, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है ना। यहाँ पर जो अन्यतरस्याम है, कहीं कहीं पर अन्यतरस्याम का अर्थ वैसे तो मतलब विकल्प होता है, और कहीं कहीं पर वो समुच्चय के लिए होता है। समुच्चय मतलब दूसरे प्रत्यय को भी लेने के लिए। तो यहाँ पर समुच्चयत्व क्या है कि वो मतुप को भी समुच्चय कर रहा है। इस पर से जो चकार होता है वो भी समुच्चयार्थ है, चकार रहा, ठीक है ना। तो समुच्चयार्थ यानी ऊपर वाले प्रातिपदिक को, या जहाँ पे च अन्यतरस्याम रहेगा उसको ले लेंगे। यदि प्रातिपदिक के बाद च लगाया है तो प्रातिपदिक का समुच्चय होगा, यदि प्रत्यय के बाद लगा है तो का समुच्चय हो जाएगा। सिद्धमादिभ्यश्च, सिद्धमादिभ्य पंचमी का बहुवचन, समास करिए। सिद्धमम आदिर्येषाम, ठीक, अर्थ करिए। सिद्धमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः मत्वर्थे लच् प्रत्ययः विकल्पेन भवति पक्षे मतुप तदस्यास्त्यस्मिन्निति इत्येतस्मिन् विषये, ठीक है। और यदि वैसे अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे आप, अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् सिद्धमादि प्रातिपदिकात् अस्येति अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे लच् प्रत्ययः परश्च भवति विकल्पेन मतुप च। तो बनाइए उदाहरण। सिद्धमम अस्यास्तीति सिद्धमलः सिद्धमवान। गडुः अस्यास्तीति गडुलः गडुमान। मणिलः मणिमान, तो मणिल मणिलः बन जाएगा। तो सिद्धम क्या है, सिद्धम कहते हैं कुष्ठ बीमारी जो होती है, कुष्ठ रोग का ही एक प्रकार है वो, तो उससे जो युक्त, तब ये किस में हो गया, ये निंदा में हो गया आपका। गडु क्या है, ये गले में जो कई लोगों के यहाँ पर आगे निकल जाता है उसको गडु बोलते हैं, तो वो बीमारी है एक प्रकार की। तो गडुलः गडुमान। मणिलः मणिमान। वत्सांसाभ्याम कामबले, वत्सांसाभ्याम पंचमी का द्विवचन, कामबले सप्तमी का एक वचन। वत्सश्च अंशश्चैति वत्सांसौ ताभ्याम, हाँ, तो वत्स अंश इत्येताभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम कामबलयोः अर्थयोः क्या बनेगा, लच् प्रत्ययः परश्च भवति तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप इत्येतस्मिन् विषये। मतुप नहीं बोलना, तदस्यास्त्यस्मिन्निति इत्येतस्मिन् विषये। क्या हो गया, प्रथमा समर्थ अस्ति समानाधिकरण वाले वत्स और अंश प्रातिपदिकों से क्रमशः काम और बल कहा जा रहा हो तो षष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ में क्या हो जाता है, लच् प्रत्यय होता है। लच् की निवृत्ति कहाँ तक जा रही है, यहीं तक, हाँ, उससे पहले तक, यानी 98वें सूत्र तक, जहाँ तक आपने पढ़ा वहीं तक जाएंगे। उदाहरण बनाएंगे। वत्सः अस्यास्तीति वत्सलः, और अंशः अस्यास्तीति अंसलः। अंश मतलब बलवान, तो
तो अंश मतलब बल है जिसके पास, तो ज़्यादा बलवान जो होगा, थोड़ा बहुत बल तो सभी के पास है, किंतु हाँ अधिकता में जब होगा तो बलवान। और वत्सलः, वत्स का अर्थ हो गया काम है, काम मतलब यहाँ पर है मतलब छोटों के प्रति जो स्नेह रखने वाला, तो वो हो गया वत्सलः। वत्सल शब्द आता है ना। फेनादिलच्च, फेनाद पंचमी का एक वचन, इलच प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। फेन शब्दात मत्वर्थे इलच प्रत्यय परश्च भवति, चकारात लच्च। बनाओ, फेनम अस्यास्तीति फेनिलः, और लच होगा तो फेनलः, और मतुप होगा तो फेनवान। फेन माने क्या होता है? झाग। फेन माने झाग, ठीक है। ऐसा बोलते कि फेन हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि शायद फेन इंग्लिश का शब्द है ना, किंतु फेनिल शब्द उसी से बन गया। तो ये साबुन इत्यादि में ज़्यादा झाग होता है, इसलिए उसको बोल दिया फेनिलः, फेनलः और फेनवान। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः। लोमादि प्रथमा का बहुवचन। लोमन आदिर ये शामते लोमादयः, पामन आदिर ये शामते, और पिच्छम आदिर ये शामते पिच्छादयः। अब सबका समास कर दो एक साथ। इति लोमादि पामादि पिच्छादयः, शश्च नश्च इलच्च इति शनेलचः। अर्थ करेंगे, लोमादिभ्यः पामादिभ्यः दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यं श न इलच् इत्येते प्रत्ययाः भवन्ति तदस्यास्त्यस्मिन्निति इत्येतस्मिन् विषये। इस विषय में लोमादियों से श, पामादियों से न और पिच्छादियों से इलच ये प्रत्यय होते हैं। तो उदाहरण बनाएंगे, लोमानि अस्य सन्तीति लोमशः। लोमशः है ना, स्तन केशवती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्मृतः है। तो लोम तो वैसे सभी के होते हैं, किंतु पुरुषों में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? भूम, भूम अर्थ में हो गया। तो लोमशः, लोमानि सन्ति अस्य इति लोमशः पुरुषः, यानी अधिक लोम वाला पुरुष है। पामा, पामा माने क्या होता है ना, खुजली बहुत ज़्यादा, जिसको आजकल उसमें उसको बोलते हैं, हाँ दाद भी बोलते हैं, एक और शब्द होता है अभी वो ध्यान में नहीं आ रहा है, मतलब जिसको एक्जिमा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा जिसको खुजली जैसी मतलब रहे उसको कहेंगे। तो पामा अस्य अस्तिति पामनः, पामनः न प्रत्यय हो रहा है ना, उसको इसमें दिया है चंबल, उस रोग को चंबल रोग भी कहते हैं, ठीक है। और पिच्छम अत्र अस्ति इति पिच्छिला भूमि, इस भूमि में फिसलन बहुत है, तो पिच्छिला भूमि। तो फिसलन वाला जो देश उसको आप यदि कहेंगे तो पिच्छलः, पिच्छिलः पर्वतः, पिच्छिलम स्थानम, पिच्छिला भूमि है ना। किसी किसी पहाड़ वहाड़ पर फिसलन बहुत होती है। जब हम लोग ये लखनिया दरी वगैरह जैसे गए तो कहीं कहीं पर क्या है, बहुत ज़्यादा फिसलन है, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हैं कि ना कि पिच्छिलो देशः पिच्छिलम स्थानम वर्तते सावधानतया चलन्तु, अत्र पिच्छिलम स्थानम वर्तते भवत्यः सावधानतया चलन्तु। इस तरह से प्रयोग आप इसका कर सकते हो। तो सिद्धि में क्या है? पिच्छ, आगे वही सु आएगा, आगे इलच, अंतर्वचन विभक्ति का लोग पिच्छ इलच, यह सिद्ध चल ही जाएगा, पिच्छिला बन जाएगा।